गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द बॉटनी क्लास। साइनोफाइसी हम पढ़ रहे थे और इसका एक मेंबर नॉस्टॉक हम पढ़ चुके हैं। आज हम ये दूसरा मेंबर करेंगे, इसका ऑसिलेटोरिया। शुरू करते हैं ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो डिवीजन साइनोफाइटा ही है, क्लास साइनोफाइसी है, ऑर्डर ऑसिलेटोरियल्स है, फैमिली ऑसिलेटोरिएसी है और जीनस ऑसिलेटोरिया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अकरेंस की कि ये कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये आप चित्र में देख रहे हैं। देखिए फिलामेंट्स है इसमें और आपको छोटी छोटी लाइंस इसमें इस तरीके से दिख रही होंगी। तो ये सेल्स हैं इसके। अकर्स इन वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट यूजुअली फाउंड इन डंप सॉइल, टेम्परेरी रेन वाटर पूल्स, रोड साइड डिचेस। जब बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें भी ये पाए जाते हैं, कुछ कोई पूल वगैरह होती हैं उसमें भी पाए जाते हैं, और इवन जो डंप सॉइल है, गीली मिट्टी जो है, उसमें भी ये पाया जाता है। और कहीं पर रुका हुआ अगर पानी है तो उसमें भी ऑसिलेटोरिया पाया जाता है। फिलामेंटस एल्गी है ये। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं या थैलस की बात करते हैं तो ये फ्री लिविंग ट्राइकोम है, और ये ट्राइकोम्स जो हैं कई बार इकट्ठे होके एंटेंगल होके एक मास बना लेते हैं पूरा। लेकिन ये कोई कॉलोनियल एल्गी नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं बता दूं फिलामेंट्स के फॉर्म में ही पाई जाती है। ट्राइकोम जो है इट अकर सिंगली, अकेले अकेले अलग अलग ट्राइकोम ही आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो ट्राइकोम है वो कैसा है आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑसिलेटोरिया आपको चित्र में दिखाई गई है, जिसमें कि सिर्फ ऊपर वाले एंड पॉइंट या एंड सेल जो है वो डिफरेंट हैं, बाकी फिलामेंटस है। आप देखिए लंबा है, लॉन्ग है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और अनब्रांच्ड है। तो अगर कोई आपको ऑसिलेटोरिया के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपको यही बताना पड़ेगा कि ये फिलामेंटस एल्गी है, और जो फिलामेंट है या जो ट्राइकोम है वो सिंगल होता है, यहाँ पर लॉन्ग होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड होता है। और ट्राइकोम जो है वो स्मूथ है, कोई रफ नहीं होता, ये स्मूथ होता है। सेप्टेट है, सेप्टेट मतलब आप ये देख रहे हो सेप्टा इसमें डेवलप्ड है। ये जो लाइंस दिख रही हैं, सेल्स जो हैं बटे हुए हैं, सेप्टेट हैं। तो सेल्स जो हैं दे आर द ट्राइकोम इज सेप्टेट एक्सेप्ट एंड सेल जो है, ऑल सेल्स आर अलाइक एंड डिस्कॉइड। ऊपर वाले सेल को छोड़कर बाकी सारे सेल बिल्कुल एक समान होते हैं। और सेल्स की जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर ये है कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। सेल्स आर शॉर्टर देन वाइड, चौड़ाई ज़्यादा होती है अगर आप लेंथ की बात करें। जैसे ये देखिए आप, बहुत छोटा है सेल लेकिन चौड़ा है बहुत। एक सेल देखिए बड़ा छोटा सा है, शॉर्ट है, बट इट इज़ वाइड लेकिन चौड़ा है। एंड सेल जो है, अगर एंड सेल की हम बात करते हैं तो एंड सेल अलग अलग तरीके का हो सकता है। एंड सेल जो है वो कोनिकल हो सकता है, वह राउंड हो सकता है, या कैप जैसे सोलन हो सकता है जिसको कि हम कैपिटेट कहते हैं। जैसे ये कैप टाइप हो गया, कैपिटेट हो गया। और कई बार जो टिप है थिकन्ड मेम्ब्रेन उसके ऊपर पाई जा सकती है, जिसको कि काइलेप्ट्रा कहा जाता है। ये देखिए, तो ये अलग अलग तरीके का कैपिटेट हो सकता है, राउंडेड थिक हो सकता है, एक्यूमिनेट हो सकता है, बिल्कुल पॉइंटेड सा हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, एटीन्यूएटेड हो सकता है ना, ओवल शेप का हो सकता है। तो एंड सेल अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाकी जो सेल्स हैं वो सिमिलर होते हैं और शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं। अब हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं। अगर एक सेल की हम बात करते हैं कि एक सेल आपको कैसा दिखता है ट्राइकोम में, तो एक सेल जो है, जैसा कि आपको नॉस्टॉक में भी बताया था, यहाँ पर भी जो आउटर रीजन है वो कलर्ड होता है, उसको क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है। देखिए आप चित्र में। और बीच वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज सेंट्रोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट जो है, ये सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म जो है आपका, उसमें किसी भी प्रकार का आपको प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी, डिक्टियोसोम ये सब नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है
और जो पिगमेंट है वो भी फ्लैटेंड सैक लाइक थाइलेकॉइड्स में पाया जाता है, जो कि पैरेलली अरेंज्ड होता है। कहाँ पर? क्रोमोप्लाज्म वाले, इस वाले रीजन के अंदर, क्रोमोप्लाज्म रीजन में अरेंज्ड होते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते ग्रैनम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारा आपको यहाँ बीच में सेंट्रोप्लाज्म में मिलेगा। कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं, वैक्यूल्स मिल सकते हैं, पर इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक एल्गी है। अब आते हैं, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर हार्मोगोन के द्वारा होता है। जैसा कि नॉस्टॉक में भी आपको बताया था, हार्मोगोन क्या है? शॉर्ट सेक्शंस हैं, ये शॉर्ट लेंथ है ऑफ लिविंग सेल्स, जो कि सेपरेट हो जाती है ट्राइकोम से। ये देखिए आप, ये और ब्रेकडाउन जो है इट टेक्स प्लेस व्हेन अ डेड सेल इज सिचुएटेड। बीच बीच में अगर डेड सेल बन जाता है, जिसको कि हम नेक्रीडिया भी कहते हैं, या इसको सेपरेटिंग डिस्क लिखा हुआ है, तो ये जो सेल्स हैं अगर ये बीच बीच में बन जाते हैं, तो ये जो इस पोर्शन से मान लीजिए ब्रेक हो गया फिलामेंट, इस पोर्शन से ब्रेक हो गया, तो ये तो डेड सेल है, लेकिन ये बाकी सेल लिविंग सेल्स हैं। तो ये जो सेगमेंट है ऑफ लिविंग सेल्स का, इसको बोलते हैं हार्मोगोन। और ये हार्मोगोन जो है वह सक्षम होता है कि वह नया फिलामेंट बना दे। तो ग्रोइंग सीजन में ट्राइकोम में बीच बीच में कई जगह पे सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। उनका प्रोटोप्लास्ट जो है वो बिल्कुल विस्कस म्यूसिलेजिनस हो जाता है, और तब ये सेल जब डेड सेल हो जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट म्यूसिलेजिनस हो जाता है, तब इन्हें हम कहते हैं नेक्रीडिया। कई बार ये भी पूछा जाता है नेक्रीडिया क्या है, हार्मोगोन क्या है, ये अलग से पूछा जा सकता है आपसे। तो डेड सेल जो है वो अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर देते हैं, उनकी शेप भी चेंज हो जाती है, और वो एक वीक लिंक बना लेते हैं। और जब भी कभी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, या मान लीजिए कुछ आंधी तूफान आ गया, कुछ इंजरी हो गई ट्राइकोम को, तो उस जगह से नेक्रीडिया से सेल ब्रेकडाउन हो जाएगा और हार्मोगोन में परिवर्तित हो जाएगा वो ट्राइकोम का वो हिस्सा। और फिर जब हार्मोगोन में सेल डिवीजन होगा, तो वो पूरा का पूरा ट्राइकोम जो है उसको जनरेट कर देगा, और नया जो फिलामेंट है वो फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए ऑसिलेटोरिया का। बेसिक बात तो ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस डिवीजन में आता है, क्योंकि जिस भी डिवीजन में आता है उसके अगर आपको कैरेक्टर्स याद हैं तो वो सारे कैरेक्टर्स इसमें भी मिलेंगे आपको। तो जैसे कि क्लोरोफिल में सिर्फ इस क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और फाइकोबिलिन्स के अंदर सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। सेल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर वो प्रोकैरियोटिक है, कोई भी फ्लैजिलेटेड सेल नहीं पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर ऑसिलेटोरिया के भी हैं। और क्योंकि आपको कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या नहीं पाया जाएगा। डबल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, ये सब नहीं पाए जाएंगे। सिर्फ पाए जाएंगे तो क्या, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, जो जैसे रिजर्व स्टोर्ड फूड है, जैसे आपका स्टार्च ग्रेन्स वगैरह हैं वो पाए जा सकते हैं। या यहाँ पर जो स्टार्च है वो भी साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है, तो साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जा सकता है, साइनोफाइसिन पाया जा सकता है, कुछ गैस वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। और प्रोटोप्लाज्म जो है दो भागों में विभाजित है, सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म। तो यही सब आपको लिखना है। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है वो हार्मोगोन के थ्रू होता है, और नेक्रीडिया सेल्स क्या हैं ये पता होना चाहिए। तो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं और रिप्रोडक्शन के उसमें, हार्मोगोन और नेक्रीडिया। नेक्रीडिया डेड सेल्स हैं जो कि बीच में कई बार कई सेल्स को लैप्स हो जाते हैं, और अपना जो उनका प्रोटोप्लाज्म है वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, विस्कस सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं। और ये सेल जो है अपनी टर्जिडिटी, अपना जो ये टाइटनेस होती है सेल की, वो टर्जिडिटी जो होती है वो लूज़ कर जाते हैं, और लूज़ होके और उनकी शेप चेंज हो जाती है, और एक वीक पॉइंट बन जाते हैं जहाँ से कि ब्रेकेज हो सकता है। और जब ब्रेकेज होता है तो हार्मोगोन्स अलग अलग होते हैं, और हार्मोगोन्स जो हैं वो रिपीटेड डिवीजन के कारण, सेल डिवीजन के कारण नया फिलामेंट जनरेट कर देते हैं।
तो इस तरीके से ये ऑसिलेटोरिया है जिस पे शॉर्ट नोट आता है, और आप इसे बुक से भी पढ़िएगा। और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप मेरे से प्रश्न पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।